Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly five issues. The first issue is debating the healthy longevity initiative. In this article, we will discuss about healthy longevity initiatives. The second issue is related to COP29. Third, third issue is related to CO2 emissions, and fourth issue is related to IMEC, Indian Middle East Europe Economic Corridor, and the fifth issue is related to Bitcoin. So let's discuss all the issues in detail. What is Healthy Longevity Initiative? HLI, Healthy Longevity Initiative, is a collaboration between the World Bank and the Center for Global Health Research (CGHR). Healthy Longevity Initiatives वर्ल्ड बैंक और सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के कोलेबोरेशन के थ्रू लिया गया एक इनिशिएटिव है. The Healthy Longevity Initiative aims to address the challenges of aging population and the rise of non-communicable diseases. Healthy Longevity Initiatives का जो मेन एम है वो एजिंग पॉपुलेशन से रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस करना और साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो राइज हो रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है. ऑब्जेक्टिव ऑफ HLI, reducing diseases and death from NCDs. हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव्स का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो NCDs, इट मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होने वाले डेथ और डिसीजेस को यहाँ पर रिड्यूस करना है. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग वेलबींग को इम्प्रूव करना. नंबर 3 ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड ड्यूरेशन इन वर्क में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ड्यूरेशन को इंक्रीज करना. नंबर 4 ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है. लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव, वर्ल्ड लेवल पर भी एक हेल्थ लॉन्गेविटी इनिशिएटिव लिया गया और इंडिया लेवल पर भी लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है. Longevity India Initiative is a project focused on effort to extend human health span and tackle aging related challenge. Longevity India Initiative एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इंडिया के अंदर ह्यूमन हेल्थ स्पेन को इंक्रीज करने और एजिंग रिलेटेड चैलेंजेस को टेकल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है. Longevity India Initiative is a collaboration between the Indian Institute of Sciences, clinicians and industry. इंडिया के अंदर Longevity India Initiative जो ये लिया गया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्लिनिशियंस एंड इंडस्ट्री के कोलेबोरेशन से इसको आगे बढ़ाया जाएगा. इंडिया एल्डरली पॉपुलेशन प्रोजेक्ट टू सर्च टू 347 मिलियन बाय 2050 तक ऐसा यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन 347 मिलियन हो जाएगा. इट मीन्स अबाउट 35 करोड़ के आसपास एल्डरली पॉपुलेशन यहाँ पर हो जाएगा. इट इज इम्पेरेटिव दैट देयर इज अ नीड टू लिवरेज टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड एक्सेसिबल गैरियाट्रिक हेल्थ. इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैरियाट्रिक हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया में टेक्नोलॉजी सपोर्ट को लिवरेज करना होगा. लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स एम्स टू, इंडिया के अंदर लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स के वेरियस एम्स हैं. नंबर 1 प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ हेल्दी लिविंग के पीरियड को प्रोलॉन्ग करना. नंबर 2 इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना. एड्रेस एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना. डेवलप इंटरवेंशंस टू हेल्प एंड मैनेज एज रिलेटेड डिसीज को मैनेज करना. आइडेंटिफाई अर्ली डिसीज इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना. डेवलप न्यू थेराप्यूटिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू एड इन हेल्दी एजिंग में हेल्प करने के लिए न्यू थेराप्यूटिक्स एंड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना. ये कुछ लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स के यहाँ पर एम्स हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशिएटिव, because India's aging population is expected to reach 347 million by 2050, so it is necessary to use technology support to the country's elderly population and make geriatric healthcare more accessible to our aging population through such initiatives. Because 2050 तक इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन 347 मिलियन तक एक्सपेक्ट की गई है. इसकी वजह से इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंट्री के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए एंड एजिंग पॉपुलेशन की गैरियाट्रिक हेल्थ केयर तक एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाएं.
Through fundamental and applied research, Longevity India Initiative project aims to deepen understanding of the aging population and develop solutions that can improve quality of life. फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के थ्रू इंडिया के अंदर लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन की अंडरस्टैंडिंग को डीप करता है और इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। वाई द स्टडी ऑफ एजिंग इज इम्पोर्टेंट। एजिंग पॉपुलेशन का स्टडी इंडिया के अंदर या वर्ल्ड लेवल पर क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, एजिंग स्टडी एंड रिसर्च इज क्रूशियल बिकॉज नोइंग द मॉलिक्यूलर कॉज ऑफ एजिंग मे हेल्प टू प्रिवेंट और एंटिसिपेट एज रिलेटेड इलनेस लाइक डायबिटीज एंड एंथ्रोस्क्लेरोसिस एज वेल एज एनहांसिंग ओवरऑल वेलबींग। इंडिया के अंदर या वर्ल्ड लेवल पर एजिंग पीपल का स्टडी एंड रिसर्च बहुत क्रूशियल हो जाता है बिकॉज इसके थ्रू एजिंग के मेन मॉलिक्यूलर कॉज को फाइंड आउट किया सकता है। एजिंग मॉलिक्यूलर को फाइंड करने के बाद एज रिलेटेड इलनेस को प्रिवेंट किया सकता है, एंटिसिपेट किया सकता है, सच एज डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को एंटिसिपेट किया सकता है और एजिंग पीपल के ओवरऑल वेल बींग में कहीं ना कहीं ये स्टडी एंड रिसर्च हेल्प कर सकती है। नंबर टू, गिवन द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन, स्टडी एंड रिसर्च ऑन एजिंग कैन हेल्प इन मेंटेनिंग यंग फिजियोलॉजी इन ओल्ड एज। बिकॉज इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं और एल्डरली पीपल का पॉपुलेशन पर ईयर राइज हो रहा है। इस तरह की स्टडी एंड रिसर्च के थ्रू यंग फिजियोलॉजी को बूस्ट किया सकता है ओल्ड एज पीपल के अंदर। करंटली डेमोग्राफिक चेंज हैज फार रीचिंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस फॉर पीपल ऑफ एजेज। एजिंग पीपल के ऊपर करंटली जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर, इस डेमोग्राफिक चेंज के फार रीचिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑल एजेस के पीपल पर पड़ते हैं। एल्डरली पॉपुलेशन ऑल्सो मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, यंगर जनरेशन बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। एल्डरली पीपल जितने भी होते हैं सोसाइटी में उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होता है बिकॉज इसके थ्रू यंगर जनरेशन को एक्सपीरियंस के थ्रू बेनिफिट मिलता है। ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन एंड लॉन्गर लाइफ स्पेन ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर सोशल एंड पर्सनल ग्रोथ इन सोसाइटी। ओल्डर पर्सनस का नंबर ग्रो हो रहा है एंड उनका लाइफ स्पेन लॉन्गर हो रहा है। इसके थ्रू सोशल एंड पर्सनल ग्रोथ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए सोसाइटी के अंदर न्यू पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ओपन हो रही हैं। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट COP29 2024 which clears carbon credit trade. Why news? Countries assembled in Baku for the annual climate conference COP29 voted to clear a much delayed agreement to finalize a global carbon market. कंट्रीज COP29 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाकू अजरबैजान के अंदर असेंबल हुए हैं और मच डिलेड एग्रीमेंट को यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है जो कि ग्लोबल कार्बन मार्केट से रिलेटेड है। सच अ मार्केट वुड अलाउ कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स एंड अलाउ रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस। कार्बन मार्केट अगर इस्टेब्लिश हो जाते हैं ग्लोबली तो इस तरह के मार्केट के थ्रू वेरियस कंट्रीज कार्बन क्रेडिट का ट्रेड कर सकते हैं और इसके थ्रू कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है। व्हाट इज कोप? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP, which means Conference of Parties, is the series of formal meetings of Conference of Parties where governments assess global efforts to advance the Paris Agreement and the Convention. COP, जिसका मीनिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फॉर्मल मीटिंग्स की सीरीज होती है जहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट और अदर कॉन्वेंशंस के अंडर जो भी क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट रखे गए थे ग्लोबली उनको एसेस यहाँ पर वेरियस गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। इट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के वेरियस मेंबर कंट्रीज के द्वारा क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या एफर्ट किए गए हैं उससे रिलेटेड असेसमेंट इन कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाता है। एट कोप्स वर्ल्ड लीडर्स कम टुगेदर टू मेजर क्लाइमेट प्रोग्रेस एंड नेगोशिएट द बेस्ट वे टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के समिट के अंदर इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और क्लाइमेट प्रोग्रेस से रिलेटेड मेजर्स पर यहाँ पर इनिशिएशंस लिए जाते हैं और साथ में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए बेस्ट वे क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर नेगोशिएशंस किए जाते हैं। करंटली देयर आर 198 पार्टीज 197 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन टू द कन्वेंशन।
करंटली जो कॉन्वेंशन हो रहा है, इस कॉन्वेंशन के अंडर 119 पार्टीज हैं, जिसमें 197 कंट्रीज हैं एंड वन यूरोपियन यूनियन। ये सभी कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इट मीन्स COP29 में मीटिंग कर रहे हैं। व्हाट इज कार्बन मार्केट? Carbon markets are market-based mechanisms designed to reduce greenhouse gas emissions by creating a financial incentive for individuals and organizations to reduce their carbon footprints. कार्बन मार्केट्स मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंडर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं सो दैट कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किया जा सके। Carbon markets operate on the principle of cap and trade, where a government or regulatory body set a cap on the total amount of greenhouse gas emissions allowed within a specific jurisdiction. कार्बन मार्केट जो होते हैं वो कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल के बेस पर ऑपरेट किए जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के टोटल अमाउंट को यहाँ पर इसका कैपिंग यहाँ पर सेट कर देते हैं और हर कंट्री के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेट बना दिया जाता है कि ये कंट्री इससे ज़्यादा यहाँ पर कार्बन एमिशन नहीं करेगा। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट कितने टाइप का होता है? नंबर 1 कंप्लायंस मार्केट, नंबर 2 वॉलंटरी मार्केट। कंप्लायंस मार्केट्स आर मैंडेटरी रिक्वायरिंग रेगुलेटेड एंटिटीज टू परचेज कार्बन क्रेडिट्स टू कंपेंसेट देयर एमिशंस। कंप्लायंस मार्केट जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं, जिसमें रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है कि उसको कार्बन क्रेडिट्स परचेज करना ही होगा। इट मीन्स रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू जितना भी कार्बन एमिशंस किया जा रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए इस तरह के एंटिटीज को कार्बन क्रेडिट्स परचेज करना यहाँ पर मैंडेटरी होता है। मोस्टली दीज एंटिटीज आर लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स। इसके अंडर वो एंटिटीज आती हैं जो लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स में काउंट की जाती हैं। Number 2, voluntary market. These markets are voluntary, allowing individual businesses and organizations to purchase carbon credit to compensate their emissions beyond a regulatory requirement. Voluntary market जो होते हैं इसके अंडर किसी भी इंडिविजुअल बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट परचेज करना यहाँ पर वॉलंटरी होता है। Our country, India, a significant exporter of carbon credits into the decentralized voluntary market, with its credit worth between USD 200 to 300 billion per year and accounting for 17% of the global supply in 2022. हमारे कंट्री कार्बन क्रेडिट्स के सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर बन गया है और बात अगर इसकी टोटल कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट की वैल्यू की जाए तो $200 to 3 बिलियन पर ईयर तक का एक कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट करता है, जो कि 2022 के डाटा के हिसाब से ग्लोबली सप्लाई का 17% है। व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस? कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस क्या होते हैं? व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दैट कैन बी ट्रेडेड। कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में एक तरह का रिडक्शन है जिसको ट्रेड किया सकता है। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर एंटिटी ने अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का रिडक्शन किया है तो उतने वैल्यू का एक कार्बन क्रेडिट बनाया जाता है और वो एंटिटी उस क्रेडिट को सेल कर सकता है। 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड और अवॉइडेड। अगर किसी एंटिटी ने 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन्स 1 टन CO2 अगर उसने रिड्यूस किया है या अवॉइड किया है तो इसके बदले में इसको 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। कार्बन क्रेडिट्स कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। कार्बन क्रेडिट जनरेट किए सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू। नंबर 1 प्रिवेंटिव डिफॉरेस्टेशन और प्रोमोटिंग रिफॉरेस्टेशन। अगर कोई एंटिटी कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट कर रहा है और रिफॉरेस्टेशन को प्रोमोट कर रहा है तो उसको कार्बन क्रेडिट्स दिए जा सकते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग वेस्ट और ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कोई एंटिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल अगर एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वेस्ट रिड्यूस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ ट्रांजिशन अगर उस एंटिटी का हो रहा है तो उसके थ्रू उसको कार्बन क्रेडिट्स गिवन किया जा सकता है। व्हाट इज कार्बन टैक्सेस? कार्बन टैक्सेस आर डायरेक्ट लेवी ऑन द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कोई भी एंटिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है तो उस पर एक डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है
जिसको कार्बन टैक्स के तौर पर हम यहाँ पर जान सकते हैं। पॉल्यूटर्स पे अ टैक्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दे एमिट। पॉल्यूटर जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री जो पॉल्यूटर के तौर पर काउंट की जा रही है, वो उसी अमाउंट में टैक्स पे करेगा जिस अमाउंट में वो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं। फॉर द गवर्नमेंट कार्बन टैक्सेस जनरेट रेवेन्यू विच कैन बी यूज टू फंड क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट और रिड्यूस अदर टैक्सेस। गवर्नमेंट जितना भी कार्बन टैक्स जनरेट करती है, उस कार्बन टैक्स को गवर्नमेंट क्लाइमेट मिटिगेशन फंड के तौर पर यूज कर सकती है, एडेप्टेशन के लिए उसका यूज किया सकता है। ग्लोबल ट्रेंड इन कार्बन मार्केट का ग्लोबल ट्रेंड करंट में क्या रहा है? एज ऑफ अगस्त 2023 अबाउट 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड इन आइदर द फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्सेस और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये लास्ट ईयर का डाटा है, बट करंट का अगर देखा जाए तो 74 से ज़्यादा कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट में वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं। ये कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म जो होते हैं कार्बन टैक्स की फॉर्म में हो सकते हैं और ईटीएस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ईटीएस मीन्स एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स एनुअल स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024, इन 2023 कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू रीच्ड अ रिकॉर्ड USD 104 बिलियन। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेट एंड द ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यूज का जो रिकॉर्ड है वो USD 104 बिलियन तक 2023 में पहुंच चुका था। व्हाट आर द करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू द कार्बन मार्केट इन इंडिया? इंडिया में कार्बन मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? नंबर 1, लॉन्च कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इंडिया ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च किया है। नंबर 2, करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। इंडिया के अंदर और भी एग्जिस्टिंग स्कीम है। Based on the Environment Protection Act 1986 and Electricity Conservation Act 2001, India launched the CCT's Carbon Credit Trading Scheme to reduce greenhouse gas emissions by trading carbon credit certificate. इंडिया ने कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के थ्रू सीसीटी सीसीटी यहाँ पर लॉन्च किया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स, सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया सके। इससे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये एक्ट भी इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए थे। इन एक्ट के थ्रू भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। इन इंडिया द compliance of carbon credit trading scheme will commence in 2025-26, allowing non-obligated entities to participate and trade carbon credit certificate. इंडिया ने CCTs के कमेंसमेंट के लिए 2025-26 यहाँ पर सेट किया हुआ है। और ये जो यहाँ पर CCTs होंगे इंडिया के अंदर, वो नॉन ऑब्लाइड एंटिटीज, जितने भी नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं उनको भी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेड करने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC सिस्टम एंड द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम PAT आर एग्जिस्टिंग मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम इन इंडिया। इंडिया के अंदर करंट में मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम हैं, जैसे एनर्जी सर्टिफिकेट सिस्टम एंड परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये 2 स्कीम है। इन स्कीम के थ्रू यहाँ पर कार्बन बेस्ड एमिशंस को रिड्यूस किया सकता है। वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इंडियन कार्बन मार्केट एंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स थ्रू मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन क्रेडिट्स की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया के अंदर NSCICM और BEE वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। NSCICM मीन्स नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी सफिशिएंसी। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कार्बन क्रेडिट की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय अ साइंटिस्ट, CO2 emissions set to rise 0.8% this year. India's contribution to go up by 4.6%.
What is issue? As currently, conference of parties, countries have organized in Baku, Azerbaijan to deliberate on the ways to cut carbon emissions. A report by scientists has found that carbon emissions are set to rise 0.8% in 2024 since last year. करंट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मेंबर कंट्रीज का समिट अजरबैजान बाकू के अंदर हो रहा है और उस समिट के अंदर कार्बन एमिशंस को कट करने से रिलेटेड बहुत सारे डेलिब्रेशंस वहाँ पर किए जा रहे हैं। इस टाइम पर एक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट किया गया है कि 2024 में कार्बन एमिशंस 0.8% तक राइज हो सकते हैं। दिस इज लोअर देन द 1.2% राइज इन 2023 ओवर 2022। 2022 के कंपेयर में 2023 में ये जो राइज था वो 1.2% था, जबकि 2024 में जो राइज है वो 0.8% है। In 2023, the largest absolute contribution to global fossil fuel CO2 emissions were from China 31%, the US 13%, India 8%, and European Union 7%. 2023 में लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए ग्लोबल फॉसिल CO2 एमिशंस की, तो मेनली 4 कंट्रीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाइना 31% रहा है, US 13% रहा है, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 7% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज 4 रीजन्स अकाउंटेड फॉर 59% ऑफ ग्लोबल फॉसिल CO2 एमिशंस व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट 41%। ये जो 4 रीजन है, चाइना, US, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ओवरऑल फॉसिल फ्यूल CO2 एमिशंस जितना होता है 59% एमिशंस इन 4 एरियाज के थ्रू होता है। बाकी 41% एमिशंस जो होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थ्रू किया जाता है। द 2024 ग्लोबल कार्बन बजट प्रोजेक्ट्स फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशंस ऑफ 37.4 बिलियन टन, अप 0.8% फ्रॉम 2023। यहाँ पर ग्लोबल कार्बन बजट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें फॉसिल CO2 एमिशंस 2023 में ये 24 का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि ओवरऑल CO2 एमिशंस जो 2024 में हो सकता है वो 37.4 बिलियन टन हो सकता है, जो कि 2023 के कंपेयर में 0.8% ज़्यादा रहेगा। राइट साइड हम ग्राफ में देख सकते हैं कि चाइना कितना एमिशंस करता है, उसके बाद US कितना करता है और इंडिया कितना करता है। सबसे पहले हम चाइना का यहाँ पर कंपेयर करते हैं। 2021 में चाइना ने 11.4% फॉसिल CO2 एमिशंस किया था, जो कि अब 2024 में 12% इसका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा। बात अगर US की जाए तो US ने 2021 में जहाँ 5 बिलियन टन, सॉरी यहाँ पर ये बिलियन टन में 5 बिलियन टन CO2 एमिशंस किया था। 2024 में इसका जो एमिशंस है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ, 4.9 बिलियन टन रहा है। इंडिया का 2021 में जो फॉसिल CO2 एमिशंस रहा है वो 2.7 बिलियन टन रहा, और 2024 में ये थोड़ा यहाँ पर राइज होगा और 3.2 बिलियन टन रहने का यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉसिल CO2 एमिशंस, ग्लोबली पर कैपिटा CO2 एमिशंस कितना किया जा रहा है? द ग्लोबल पर कैपिटा फॉसिल CO2 एमिशंस इन 2023 वर 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। 2023 में ग्लोबली पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो रहा है वो 1.3 टन रहा है। US में 3.9 टन रहा है, चाइना में 2.3 टन रहा है, यूरोपियन यूनियन में 1.5 टन रहा है, और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में 0.6 टन पर पर्सन पर ईयर ये CO2 एमिशन रहा है। एक्सपेक्टेड फॉसिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर के एंड तक फॉसिल एमिशंस कितना हो सकता है, इससे रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर किए गए हैं। फॉसिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4.6% इन इंडिया एंड 0.2% इन चाइना। इस ईयर फॉसिल एमिशंस की अगर बात की जाए तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 4.6% फॉसिल एमिशंस इंक्रीज हो सकता है, जबकि चाइना के अंदर 0.2% फॉसिल CO2 एमिशंस यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। By the year end, China is expected to emit 12 billion ton of CO2 compared to India 3.2 billion ton and the US 4.9 billion ton। बात अगर ओवरऑल CO2 एमिशन की जाए तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना 12 बिलियन टन CO2 एमिशन 2024 के एंड तक कर सकता है, इंडिया 3.2 बिलियन टन, और US की अगर बात की जाए तो 4.9 बिलियन टन फॉसिल CO2 एमिशंस यहाँ पर कर सकता है। एमिशंस फ्रॉम कोल, ऑयल एंड गैस इन 2024 एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली अबव देयर 2023 लेवल्स बाय 0.2%, 0.9% एंड 2.4% रिस्पेक्टिवली। कोल के थ्रू CO2 एमिशंस 0.2% एक्सपेक्ट किया गया है,
ऑयल के थ्रू 0.9% एक्सपेक्ट किया गया है, गैस के थ्रू यहाँ पर 2.4% यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है। ग्लोबल CO2 emissions from land use change and forestry averaged 1.1 billion ton of carbon per year, the report noted। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री के थ्रू भी यहाँ पर ग्लोबल CO2 एमिशंस होता है। 2024 के लिए एक्सपेक्ट किया गया है कि एवरेज 1.1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस जो किया जाएगा वो लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा। The concentration of CO2 in the atmosphere is said to reach 422.5 ppm parts per million in 2024, which is 52% above pre-industrial level। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन यहाँ पर सेट टू किया गया है वो 422.5 ppm यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 52% ज़्यादा है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that was adopted in 2015 during UNFCCC COP21। पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि UNFCCC के अंडर किया गया था। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को एडॉप्ट किया गया था। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इसको COP21 के नाम से भी जाना जाता है। इट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद एन एम्बिशन टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था इसका मेन एम क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करना है एंड साथ में ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रखना इसका टारगेट रखा गया है। साथ में यहाँ पर लिमिट वार्मिंग जो रखा गया है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस से इसको बिलो रखने का एम्बिशन यहाँ पर रखा गया है। पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल विच वॉज एन अर्लियर एग्रीमेंट टू डील विद क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए अर्लियर एग्रीमेंट था। द पेरिस एग्रीमेंट 2015 set out a framework for countries to work together to reduce greenhouse gas emissions, adapt to the impact of climate change, and provide support to developing countries in their efforts to address climate change। पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो किया गया था, इस एग्रीमेंट के अंदर सभी कंट्रीज को टुगेदर वर्क करने के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर सेट किया गया था। इसके अंडर जो टारगेट रखे गए थे वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को किस तरह से एडप्ट किया सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज को उनके द्वारा किए जा रहे एफर्ट्स में किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज सपोर्ट कर सकती हैं, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर एम रखे गए थे। एज पर पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड अपडेट दियर nationally determined contribution every 5 years, outlining their plans for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change। पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ईच कंट्री के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि ईच कंट्री एवरी 5 ईयर में अपना NDC सबमिट करेगा और ईच 5 ईयर में इसको अपडेट भी करना होगा। इस NDC के अंदर एवरी कंट्री यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को किस तरह से उसने रिड्यूस किया है और क्लाइमेट चेंज से किस तरह से वो अपने आप को एडप्ट कर रहा है, इससे रिलेटेड पूरा प्लान यहाँ पर एवरी 5 ईयर के अंदर सबमिट करना होगा। ऐसा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया गया था। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर प्लीज मेड बाय ऑल कंट्रीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड टू एडप्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC ये कोप के ऑल मेंबर कंट्रीज के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एक प्लीज है। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। व्हाट इज issue in this article? In September 2023, the ambitious transcontinental India Middle East Europe economic corridor was announced on the sideline of the G20 summit in New Delhi। लास्ट ईयर सितंबर में दिल्ली के अंदर जिस टाइम पर G20 समिट हो रहा था उसके साइडलाइन यहाँ पर एम्बिशियस ट्रांसकॉन्टिनेंटल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC भी यहाँ पर अनाउंस किया गया था। The proposed corridor is expected to reduce the transit time between the eastern and the western nodes by 40% and cost by 30% compared to transportation via the Suez Canal। ये जो proposed IMEC कॉरिडोर था ये स्वेज कैनल ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में ईस्टर्न टू वेस्टर्न नोड्स
के थ्रू यहाँ पर ट्रांजिट टाइम 40% तक रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो 30% तक यहाँ पर ट्रांजिट कॉस्ट स्वेज कैनल के कंपेयर में रिड्यूस हो जाता है। न्यू कॉरिडोर वंस ऑपरेशनल विल बी अ गेम चेंजर फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड। IMEC कॉरिडोर अगर ऑपरेशनल हो जाता है तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। About IMEC corridor, the proposed IMEC corridor will consist of railroad, ship-to-rail network, and road transport route extending across two corridor. IMEC corridor ये रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रूट को यहाँ पर ये कंसिस्ट करेगा और इसके अंडर टू कॉरिडोर यहाँ पर बनाए गए हैं। While the east corridor will connect India to Gulf, the northern corridor will connect the Gulf to Europe. ईस्ट कॉरिडोर इंडिया को गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, नॉर्थर्न कॉरिडोर गल्फ को यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। द MOU पॉइंट आउट दैट पार्टिसिपेंट विल वर्क कलेक्टिवली एंड एक्सपीडियसली टू अरेंज एंड इम्प्लीमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिट रूट। MOU ये पॉइंट आउट करता है कि जितने भी इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो सभी कंट्रीज ट्रांजिट रूट के लिए नेसेसरी एलिमेंट को अरेंज करना, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो वर्क करेंगे कलेक्टिवली करेंगे। दिस रिलेट टू टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंसिंग, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। अब ये जितने भी एलिमेंट होंगे ट्रांजिट रूट से रिलेटेड, इसके अंदर टेक्निकल डिजाइन इंक्लूड है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी ये एलिमेंट हैं सभी पार्टिसिपेंट कंट्री कलेक्टिवली एंड एक्सपीडियसली इस पर वर्क करेंगे, ऐसा MOU साइन किया गया था। व्हाट इज प्रोग्रेस ऑन IMEC? इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी कितना प्रोग्रेस किया है? प्रोग्रेस ऑफ IMEC इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के नॉर्थर्न पार्ट में इस पर कितना वर्क हुआ है? विच इज मोस्टली इन वेस्ट एशिया इज गोइंग टू मूव स्लोली ड्यू टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। IMEC का जो मोस्टली कॉरिडोर है वो वेस्टर्न एशिया में कवर्ड है और वेस्टर्न एशिया में स्पेशली इजराइल एंड पैलेस्टीन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस पर जो वर्क है वो बहुत ही स्लो डाउन तरीके से हो रहा है। द क्राइसिस एनगल्फ द वूल ऑफ द वेस्ट एशिया फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर विच पुट द कॉरिडोर ऑन द बैक बर्नर। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वूल ऑफ द ईयर पूरा वेस्ट एशिया एनगल्फ हो चुका है और जिसकी वजह से कॉरिडोर का जो प्लानिंग था वो बैक बर्नर में जा चुका है। As a result of the temporary pause, two key stakeholders, Saudi Arabia and Jordan, have not been able to make any progress on the project. टेम्परेरी पॉज की वजह से IMEC के टू इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन, इन दोनों कंट्रीज ने अभी इस प्रोजेक्ट पर किसी टाइप का प्रोग्रेस नहीं किया है। प्रोग्रेस ऑन IMEC ऑन द ईस्टर्न पार्ट में इस कॉरिडोर को लेकर यहाँ पर कितना प्रोग्रेस हुआ है? ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर कनेक्टिंग UAE एंड इंडियन पोर्ट्स थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ रिलेटिवली फास्ट पेस। ईस्टर्न पार्ट की अगर बात की जाए जो कि UAE एंड इंडिया पोर्ट को कनेक्ट करता है, यहाँ पर थिंग्स रिलेटिवली फास्ट पेस से यहाँ पर फॉरवर्ड हो रही हैं। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट पर यहाँ पर फास्ट तरीके से वर्क चल रहा है। द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ द टू कंट्रीज आर ऑन नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड नंबर्स। UAE एंड इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और दोनों कंट्रीज के बीच में नंबर ऑफ बायलैटरल ट्रेड भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। रिसेंटली इंडिया एंड UAE लॉन्च द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। रिसेंटली इंडिया और UAE ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर भी यहाँ पर लॉन्च किया है। दिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ IMEC एम्ड एट द रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। UAE और इंडिया ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो लॉन्च किया है ये IMEC का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। वर्चुअल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। Further, given the 1 year progress and the situation on the ground, it is clear that only the connectivity aspect of the IMEC initiative is gaining some traction at the moment. 1 year progress and करंट की सिचुएशन को अगर ग्राउंड पर रखकर देखा जाए तो ये क्लियर है कि IMEC इनिशिएटिव्स के ओनली कनेक्टिव एस्पेक्ट को यहाँ पर बूस्ट मिल रहा है, बाकी इसके जो भी एस्पेक्ट हैं उनको बूस्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। Other elements of the corridor, including clean energy export, undersea fiber optic cables, pipelines, energy grid linkages, telecommunication lines, and clean energy technology corporation, will have to
wait till the situation in West Asia normalize. IMEC के कुछ other element such as clean energy export, undersea fiber optic cables and pipelines, energy grid linkages, communication lines, clean energy technology cooperation, ये सब वेस्ट एशिया नॉर्मलाइजेशन तक इनका वेट करना होगा. Therefore, the countries on the eastern part of the corridor should use this time to develop their capacity to improve connectivity among them. इसलिए ईस्टर्न पार्ट के कंट्रीज के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अभी इस टाइम का यूज अपने कंट्रीज के अंदर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटी डेवलप करने में अपना इनिशिएटिव्स ले सकते हैं. बिकॉज नॉर्थन पार्ट में अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं. तो ईस्टर्न कॉरिडोर कंट्रीज को यहाँ पर अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए. What India can do? इंडिया क्या कर सकता है? India especially can use this time to prepare its port, develop specific economic zones along the connectivity nodes, and improve its domestic logistics for seamless integration with the IMEC. करंट में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने पोर्ट्स को प्रिपेयर करे, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स को नोड्स के साथ कनेक्ट करके उन्हें डेवलप करें, एंड डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स को IMEC के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए इम्प्रूव करें. नंबर 2, विद IMEC इंडिया एम्स टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल सप्लाई चेन अल्टरनेटिव. फॉर दिस इंडिया शुड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स एनहांसिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस. इंडिया IMEC के साथ अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन के अल्टरनेटिव के तौर पर रखना चाहता है. इसके लिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने के लिए कुछ स्टेप्स ले. इंडिया शुड पुश फॉर IMEC सेक्रेटरीट विच कैन मेक द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द IMEC मोर ऑर्गेनाइज्ड. इंडिया को IMEC सेक्रेटरीट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए पुश करना चाहिए. बिकॉज अगर IMEC का सेक्रेटरीट होगा तो इसके थ्रू IMEC के स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग को फास्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया सकता है. What is Bitcoins? After Donald Trump's victory last week, Bitcoin has claimed to yet another record high. Last week डोनाल्ड ट्रम्प का विक्ट्री हुआ, इसके बाद बिटकॉइन ने रिकॉर्ड हाई क्लेम किया है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी टॉप्ड $80,000 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 नवंबर. 11 नवंबर को वर्ल्ड की इस लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी ने $80,000 तक अपने आप को टॉप पर रखा. ऑन दिस डे बिटकॉइंस प्राइस स्टूड एट $87,083 पर कॉइनडेक्स, अप ओवर 28% इन द लास्ट वीक अलोन. 11 नवंबर को इस कॉइनडेक्स की जो वैल्यू थी वो $87,083 रही है, जो कि उससे पहले वीक से 28% का यहाँ पर राइज हुआ है. What is Bitcoin? Bitcoin is a cryptocurrency developed by an unknown person or a group of unknown persons using the name Satoshi Nakamoto. बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि अननोन पर्सन या ग्रुप ऑफ अननोन पर्सन्स के द्वारा सातोशी नाकामोटो के नेम से क्रिएट की गई है. बिटकॉइन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 2009 आफ्टर बीइंग रिलीज्ड एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. बिटकॉइन पहली बार 2009 में यहाँ पर यूज किया गया था और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर इसको रिलीज किया गया था. व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड बिटकॉइंस राइज इन प्राइस? बिटकॉइन की प्राइस राइज हो रही है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1, मल्टीपल फैक्टर्स कुड हैव कंट्रीब्यूट टू बिटकॉइंस प्राइस गेन. मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. नंबर 1, द मार्केट इज रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दैट स्टार्टेड इन 2022. मार्केट बिकॉज रशिया ने 2022 में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था. करंट में मार्केट रिकवर कर रहा है, इसकी वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो राइज हो रहा है. नंबर 2, कॉलेप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लूना UST. लूना एंड UST ये अदर टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं, करप्ट हो रही हैं, कॉलेप्स हो रही हैं, इस वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है. सब्सिक्वेंट फॉल ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सच एज FTX. कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का फॉल हो रहा है, इस वजह से भी बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है. डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड ईथरनम. बिटकॉइन एंड ईथरम दोनों ही क्रिप्टो करेंसीज हैं, बट दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? बिटकॉइंस मार्केट कैप इज मोर देन $1 ट्रिलियन मेकिंग इट द लीडिंग क्रिप्टो. सेकंड इन द लाइन इज ईथरनम विद अ करेंसी कॉल्ड ईथर whose मार्केट कैप लेस देन बिटकॉइन. बिटकॉइन मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जो कि इसको लीडिंग क्रिप्टो बनाती है. सेकंड अगर बात की जाए तो ईथरनम है
जिसको ईथर भी बोलते हैं, जिसका मार्केट कैप बिटकॉइन के कंपेयर में काफ़ी कम है। पीपल कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर ओन क्रिप्टो टोकन्स यूजिंग इथरनम अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड अदर ब्लॉकचेन सर्विसेज। पीपल इथरनम का यूज करके क्रिप्टो टोकन्स बना सकते हैं और अदर ब्लॉकचेन सर्विस में अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।